उस दंगों के सिलसिले में, सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में बात हुई, तो मैं उसकी अधिक बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक शेर है छोटा सा, बड़ा हसीन है उनकी जबान का ये जादू। सुनना भैया, बड़ा हसीन है इनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जो हालात है राजस्थान की और जो परिस्थितियां बन रही है गृह विभाग के, जो आज जो डिमांड है गृह और कारागार, ये तो सही है कि हम सबको मिलकर राजस्थान की कानून और व्यवस्था किस प्रकार से ठीक हो सके, हम किस प्रकार से राजस्थान को शांत प्रदेश बनाए रखें, इसमें हम सबका दायित्व है। लेकिन सरकार का अधिक दायित्व, क्योंकि जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो सरकार के पास है, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम है वो सरकार के पास है, विधिवत रूप से इन अपराधों को रोकने की जो ताकत है वो सरकार के दिशा निर्देशों पर है। इसलिए सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है, एक चिंता का विषय बन गया। चिंता का विषय इसलिए बन गया, भले ही आपने अपने स्टेटमेंट में और जो आपने रिलीज किया है कि अपराधों में इसमें कमी आए, इसमें कमी आए, इसमें कमी आए, इसमें कमी आए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कितने मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अच्छा होता कि सरकार उसके साथ ये भी आंकड़े रखती कि इतनी परिवेदना हमको प्राप्त हुई जो अभी भी विचाराधीन है और जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। परिवेदना आती है, कानून के हिसाब से भी आती है, नए कानून के हिसाब से भी आपको समय दे रखा है। वो परिवेदना का भी अगर माननीय गृह मंत्रालय अगर हम सबको बता देता तो पता लगता कितने आज की तारीख में भी विचाराधीन है। और एक निर्विवाद बात है कि नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार, अत्याचार, हत्या के मामले में और में भले ही आपको कमी आई हो, लेकिन राजस्थान में आपके कार्यकाल में नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार और हत्या के मामलों में वृद्धि हुई है। ये रिकॉर्डेड है और ये आपके अजय राजस्थान पत्रिका ने विस्तार से लिखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ मोटी मोटी घटनाओं का निवेदन करना चाहता हूँ कि 27 फरवरी 2024 को अलवर में महिला मरीज के साथ अस्पताल में बलात्कार और रेप हुआ। इसी के साथ आप ये देखिए कि होटल नीट की तैयारी कर रही पीड़िता होटल में किशोरी से रेप और मेट्रो स्टेशन में धक्का देने का आरोप, यह आपके इस कार्यकाल में हुआ। दिनांक 13 अगस्त 2024 को जोधपुर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। दिनांक 17 अगस्त 2024 को जोधपुर में 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। दिनांक 20 अगस्त 2024 को जोधपुर में 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। दिनांक 25 अगस्त 2024 को महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में बच्ची के साथ दुराचार हुआ। दिनांक 25 अगस्त 24 को जयपुर में नीट की छात्रा के साथ रेप हुआ। दिनांक 20 अगस्त 24 को जोधपुर में 12वीं की छात्रा के साथ रेप हुआ। दिनांक 3 अक्टूबर 24 को चूरू में 29 वर्षीय महिला के साथ रेप हुआ। दिनांक 13 फरवरी 25 को उदयपुर में 40 वर्षीय महिला के साथ गैंग रेप हुआ। दिनांक 22 फरवरी 25 को विजयनगर में ब्लैकमेलिंग कांड हुआ और दिनांक 13 नवंबर 24 को समरावता में अग्निकांड हुआ। दिनांक 4 नवंबर 24 को देर रात्रि बूंदी में चार बदमाशों ने अध्यापक की हत्या की। ये तो उदाहरण है। ये उदाहरण इसलिए है कि जो सारे हालात निजी अस्पताल के हालात आपके सामने हैं, अपहरण के बाद जो स्थितियां बनी वो आपके सामने है, और इसके साथ कोई भी अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अपराधी अपराधी रहेगा। हम अपराधी के एंगल में भी अगर धर्म और जाति ले लेंगे
तो आप न्याय नहीं कर पाओगे। अपराध करने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी साधन संपन्न व्यक्ति का हो, आप उसके साथ न्याय करना है, अन्याय नहीं करना। आज मैं आप निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रशासन का ऐसा एंगल बन गया कि अपराधियों को भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसका एक ऐसा प्रचार और ऐसा माहौल बनाते हैं कि फला वर्ग के आदमी ने यह अपराध किया है, हाईलाइट करते हैं और निकलते कौन है? वो लोग जिनकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। आज यूपी का आपने किस्सा भी देखा होगा कि जो 100 टन जो गोमांस का जो मीट बेचा जा रहा था, आदमी तो प्रचार कर रहे थे कि ये कोई दूसरे वर्ग के निकलेंगे, उसमें एक पंडित जी निकले और एक जैन निकले और वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं कुछ नहीं कर पाए उनका। तो जो अपराध है, इसी प्रकार से जो अपराध हैं, उन अपराधों के हिसाब से हमको धर्म की बात छोड़ करके जो भी व्यक्ति ये काम करे उसके खिलाफ हमको कार्रवाई करने की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अभी तिलक साहब ने विस्तार से बजरी माफिया की बात की। मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने निर्भीकता से अपनी सरकार की तरफ से बोलते हुए भी वास्तविकता को सामने किया। बूंदी का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ माननीय सभापति। बूंदी में बजरी माफियों का ये हाल है कि अवैधानिक रूप से एक ऐसी बड़ी एजेंसी जो रेत का काम करती है, उसने अपने निजी आदमी लगाकर, निजी बैरिकेडिंग लगाकर हाईवे को जाम करके 20-20, 25-25 आदमी बिठा करके और आने वाली रेत की गाड़ियों को चेक करने का काम अवैधानिक रूप से कर लिया और पुलिस की जानकारी में। मैंने पुलिस में जब वहाँ गया, डाबी का एक उदाहरण देता हूँ, और मैंने पुलिस के सीआई से पूछा तो उन्होंने कहा भाई साहब ये तो अधिकृत है, मैं कानून बता दूंगा, मैं आपके पास लिखी हुई चिट्ठी बता दूंगा। हाईवे अथॉरिटी ने कहा अवैधानिक है, माइंस वाले ने कहा हमने नहीं दी, अवैधानिक है। जब मैंने एसपी बूंदी से बात की कि साहब ये अवैधानिक रूप से है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये वैधानिक है और मैं कल सवेरे आपको उसका आदेश की कॉपी दे दूंगा। हालात ये है, जब एसपी साहब को मैंने फोन करके कहा को कॉपी चाहिए तो साहब आप माइंस से ले लो। मैंने कहा माइंस ने तो मुझको दे रखा है कि ये अवैधानिक है। ये हालात है उन लोगों को जो बड़े बड़े गिरोह हैं जो बजरी का काम कर रहे हैं और जो वो ये इस बात का अपने आदमी लगा करके और इस बात का ध्यान रखते हैं कोई ओवरलोड नहीं जाएगा, पकड़ लेते हैं, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाएगा। तो ये जो प्रशासनिक रूप से पुलिस की जो व्यवस्था है, ये पुलिस की जो प्रोटेक्शन है उन बड़े बड़े ठेकेदारों को हर खुले में, नैनवा में हुआ, बूंदी में हुआ, ढाबी में हुआ और खुले हैं। बात करते हैं तो कोई बात नहीं, और बेचारे जो एक ट्रैक्टर लेके छोटी गली से निकल करके किसी के मकान बनाने के लिए गांव में जाता है तो उसको पकड़ के कहते हैं ओ हमने बजरी माफिया को पकड़ लिया, और जो बजरी माफिया बड़े वाले उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप इसी प्रकार से आप ये देखिए, शराब वाली बात आप देख ली, शराब में अवैध दुकानें चल रही है। चाहे डीजी साहब हो, अगर वो वेश बदल करके मेरे साथ चले तो मैं उन अवैध दुकानों को बता सकता हूं कि ये इतनी अवैध दुकानें चल रही है। हर थाने में हर अवैध दुकानों से 10-10 हजार रुपए की बंदी उस सीआई की, थानेदार की बंद रही है। और आप नहीं मानो, आप नहीं मानो, आप नहीं मानो, आप नहीं मानो तो छत बेच के चल के राज्य मंत्री मेरे साथ आए तो रात में चले तो मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या हो रहा है। ये हालात एंटी करप्शन वाली बात थी। एंटी करप्शन वाली बात में इस सरकार ने कितने गजेटेड ऑफिसर्स को, कितने लोगों को परमिशन क्यों नहीं दी भाई आपने चालान पेश करने के लिए? सरकार ने उनको क्यों रोक रखा है? क्या ऐसा मामला है? मैं इस बात के लिए पूर्ववर्ती सरकार की तारीफ करूंगा। भले ही आपने कहा हो, आप लोगों ने ये कहा हो कि करप्शन बहुत बढ़ गया, लेकिन मैं पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री जी की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि एंटी करप्शन को इतनी फुल पावर दी
कि इतने जो ट्रेप हुए, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे सीआई हो, चाहे डीवाईएसपी हो, चाहे आईएएस हो, उनको नग्गा करके छोड़ दिया और आप चुपचाप बैठे हो, आप उनकी परमिशन नहीं दे पा रहे हो। इसी प्रकार से आपने जो फोरेंसिक लैब वाला जो मामला है, आप फोरेंसिक लैब में के रिजल्ट आने के अभाव में, एनालिसिस का रिजल्ट आने के अभाव में हजारों की संख्या में आपके चालान पेश होना रुका हुआ है और इस पर कोई ध्यान नहीं। और वो गरीब जो गांव में दवाई छिड़कता हुआ मर गया, मरने के बाद उससे जो उसका जो लैब में भेजा, उसको अगर टाइम पर फैसला हो जाए, लैब से वो रिपोर्ट आ जाए, तो उसको जो भी क्लेम मिलना है वो क्लेम मिले, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मेहरबानी करके फोरेंसिक लैब के लिए भी बात करें। साइबर क्राइम की बात आई, साइबर क्राइम जितना बढ़ रहा है वो सब आपके सामने है। टेक्निकल रूप से अभी शांति धारीवाल जी ने बताया कि कोई टेक्निकल रूप से उसमें रखें, लेकिन साहब आप और हमारे लोग उन लोगों से मिले हुए और मिले हुए नहीं हैं। आप ये बताइए, इस बात का पता लगाइए कि कितनी कंप्लेंट हुई जिसमें तो एफआईआर दर्ज हुई साइबर क्राइम की, और कितनी कंप्लेंट है जो वहां की वहीं रखी हुई है। कितना पैसा आपने रिकवर किया और कितना पैसा आपने जिनकी कंप्लेंट दर्ज होकर के जो एफआईआर दर्ज नहीं की उनको कितना पैसा कराया? जीरो निकलेगा। जीरो से मतलब संतोषजनक नहीं निकलेगा। तो साइबर क्राइम के मामले में भी आपको इस प्रकार से देखना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपराध के मामले में हम ही नहीं करें, अपराध के मामले में तो आपके मंत्री जी करें। अभी एक फैसला, अभी एक आज ही आपने उसमें देखा होगा कि कोटा में एक कॉलेज में एक लड़की का कोई अपहरण हो गया, कोई ले गया, तो आपके शिक्षा मंत्री जी ने ये भाषण दिया है, आप ये भाषण दिया है, ये अखबार में दिया है कि अगर आपने पुलिस वालों ने बहुत लापरवाही की, इनको नहीं पकड़ा, तो उन्होंने भले ही उनको अधिकार नहीं है, उच्च शिक्षा के मंत्री नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा कि अगर ऐसे अपराध होंगे तो मैं कॉलेज ही बंद कर दूंगा और कॉलेज को दूसरी जगह कर दूंगा। ये मुख्यमंत्री जी को चैलेंज दे रहे हैं क्या? वो फैसला मुख्यमंत्री जी को करना है, फैसला उच्च शिक्षा मंत्री जी को करना है। ये माने सर। और वो जो है ना, वो भाषण वीर हैं, वक्तव्य वीर हैं, उनकी जुबान में लगाम नहीं है, वो चाहे जो बोल सकते हैं, लेकिन उनसे मुख्यमंत्री जी की छवि पर फर्क पड़ता है। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की छवि को ठीक रखने की कोशिश करें, अनलगत बात नहीं करें। आज अजमेर का मामला आया, एसआईटी गठन का मामला आया, माननीय अध्यक्ष जी ने चिंता व्यक्त की कि साहब एसआईटी गठन होना चाहिए। एसआईटी गठन होने का मतलब जो अब तक विजयनगर कांड में जो घटनाक्रम हो रहा है उससे अध्यक्ष जी संतुष्ट नहीं है, इसलिए एसआईटी की मांग कर रहे हैं। एसआईटी की मांग करने का मतलब है कि आपका इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं है। और इसी कारण मैं चाहूंगा तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब बातों का कॉग्निजेंस लेकर के वो खुद इस बात को करे कि इन हालात में जो परिस्थितियां सुधारी जा सकती है वो उसको सुधारने की बात करे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जेल की बात, जेल में भी जिस प्रकार से 10-10 हजार रुपए जो वसूल की जाते हैं अवैध दुकानों से, एक गैंग बनी हुई है, एक गैंग बनी हुई है। और वो गैंग ऐसी है कि जिसको प्रोटेक्शन है जेलर का, और वो जो नए नए आते हैं बेचारे, जो वहां पर कोई जुडिशियल कस्टडी में, कोई पुलिस कस्टडी में तो वहां जाने का सवाल नहीं, जुडिशियल कस्टडी में जो अंडर ट्रायल है उनको ठोक बीच कर उनसे पैसा वसूल करते हैं और आगे पहुंचाते हैं। खुला काम है जेल का, आप कहीं भी जाकर के देख लो। अभी बात आ रही थी, जहां जिस जेल से
माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर जान से मारने की धमकी दे दी जाए, इससे ज्यादा हालात क्या खराब हो सकते हैं। भले ही आपने उसको पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेट कर लिया, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि जेल में इन अपराधियों को ये सुविधा किस प्रकार से दी जा रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन करना है कि आज जो हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए जो राजस्थान की जो सरकार है, तो कानून और व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चला पा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस सारी व्यवस्था को देखें। आपने तो कसर ही नहीं रखी यार। होम मिनिस्टर की तरफ से आप जो भी हैं, आपने मुख्यमंत्री जी खुद पंडित ब्राह्मण जनेऊधारी, आपने तो एग्जामिनेशन देने गया तो जनेऊ भी उतार ली। ये कोई बात है? ये बदनाम करने का काम है मुख्यमंत्री जी को। आप जी जो पंडित जी मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य में ब्राह्मण की जब नहीं उतर जाए तो फिर बचता क्या है? बचता क्या है? माननीय सभापति, आप जो भी है, मैं तो गृह राज्य मंत्री हूँ, आप इसके जो भी है मैं जानता हूँ माननीय मैं इस बात को जानता हूँ। और माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 18 पर 1 मिनट रुको साहब, 1 मिनट शीघ्र अपनी बात समाप्त करें। न खोटा बोलते नहीं। मैं राज्य मंत्री जी, मैं इतना सा तो मैं भी जानता हूँ कि आप भी बेबस हो, हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक एसआई का ट्रांसफर नहीं कर सकते। मेरा चैलेंज अगर किया हो तो एक का नहीं कर सकते। ये हालात जब राज्य मंत्री जी की हो तो फिर तो मुख्यमंत्री के हाथ नहीं है, सभापति महोदय जी के हाथ में। मुझे मांग संख्या ये चाहता हूं कि आपको भी कुछ अधिकार मिले। जो नाम मात्र के नहीं रहो, ठंटनपाल मदन गोपाल और फिर भी गृह राज्य मंत्री। मैं चाहूंगा कि आपको अधिकार मिले ताकि व्यवस्था सुधारे। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए